नमस्कार साथियों। आज अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंचे हैं, जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, ये टॉपिक लेने के पीछे हमें संज्ञा की पृष्ठभूमि में जाना होगा और इस संज्ञा की पृष्ठभूमि में हम किसी भी तरह से किसी भी डेफिनेशन या किसी भी प्रकार के प्रकारों में ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एज ए कंपटीशन जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से हम हर एक बिंदु पर चर्चा करते हुए इस संज्ञा के टॉपिक को लेने जा रहे हैं। ध्यान रखें, ये जो टॉपिक है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, क्रिया होती है, उससे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमें भाववाचक संज्ञा पता होना चाहिए, और भाववाचक संज्ञा जो है वो संज्ञा का एक भेद है। तो सबसे पहले हम शुरुआत संज्ञा को कर लेते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने संज्ञा के भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और कई स्थानों पर हमने 5 भेद भी पढ़े, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी शामिल किया गया। तो ध्यान रखें, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं उनको जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया गया है। और संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 ही भेद होते हैं। हाँ, ठीक है। विकल्प में यदि 5 दिया हुआ है और वहाँ पे 3 का ऑप्शन नहीं है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? 5 ही करेंगे। 3 और 5 दोनों दिए हुए हैं विकल्प में, ऐसी स्थिति बनी नहीं है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है जहाँ विकल्प में 3 और 5 दोनों दिए हुए हैं, तो आप बेशक 3 ही कीजिएगा। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। हमने बात की संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको किस तरह से दिमाग में रखें। तो आप ध्यान रखें, ये जो अपना वीडियो है ये संज्ञा से संबंधित रामबाण वीडियो होगा, क्योंकि जो हिंदी विषय से संबंध रखते हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी विषय से कभी संबंध जिनका रहा ही नहीं है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन वीडियो होगा ये, क्योंकि उनके लिए बहुत कठिनाई आती है व्याकरण पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं अपनी भाषा में बताता हूँ कि संज्ञा की परिभाषा आपको कैसे ध्यान रखनी। जैसे कामता प्रसाद गुरु जैसे बड़े विद्वानों ने भी लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, लेकिन किताबों में हमें समझाने की दृष्टि से छोटी कक्षाओं में लिखते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप संज्ञा की परिभाषा को सदैव ध्यान में रखें। किस तरह से रखेंगे? प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखें। इस दुनिया में, इस चराचर और चराचर जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, आप कोई भी एक वस्तु का नाम बता दो, ऐसी वस्तु जिसका नाम नहीं है। इस दुनिया में पशु, पक्षी, इंसान, जितनी भी क्रिया गतिविधियां होती है, क्रिया प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली होती है, सबके कोई न कोई नाम है। और अगर नाम है तो नाम ही संज्ञा है। तो ध्यान रखें, संज्ञा की परिभाषा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो आदि जो जुड़ा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, उस आदि का मतलब है इस चराचर, उस पूरे संसार में जितने भी नाम है वो कोई न कोई संज्ञा है। मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, इसका नाम है मार्कर, तो ये संज्ञा है। इसी तरह से कोई टेबल है तो उसका नाम है टेबल। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? आई बात समझ में? तो इस दुनिया में जिस वस्तु को, जिस भौतिक या स्थिर वस्तु को या अस्थिर वस्तु को, सजीव हो या निर्जीव हो, किसी भी वस्तु को जो भी शाश्वत जगत में नाम मिला है वही संज्ञा है। जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया ये मिठाई देना। अब ये एक अलग बात है कि हमें उस मिठाई का नाम पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मिठाई का नाम ही नहीं है, कोई ना कोई नाम तो है। अर्थात ध्यान रखें, संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा के लिए एक ही चीज का ध्यान रखें, इस चराचर जगत में जो भी नाम है और ये नाम ही क्या है? संज्ञा है। हाँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें, इस पूरे वैश्विक ब्रह्मांड में जिसको भी जो नाम मिला है वो नाम ही संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक संज्ञा का आप ध्यान रखते हैं, सूर्य की पुत्री जो थी उसका नाम भी संज्ञा था। अनेकार्थ शब्दों में नोट करें इस चीज को। सूर्य की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? संज्ञा था, ठीक है। वो चीज अलग थी, आपने वैदिक तथ्य है वो, इसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे उसको। तो कोई ना कोई वस्तु है, उसका जो भी नाम है वो नाम ही क्या? संज्ञा है। अब देखिए, आप इसमें एक बिंदु जोड़े, लिख सकते हैं आप, इस चराचर जगत में जो भी नाम है वो नाम ही संज्ञा है। और आगे आप लिख सकते हैं संज्ञा सूर्यपुत्री, सूर्य की पुत्री का नाम संज्ञा था। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे कि
संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ने जा रहे हैं आप, आराम से देखिए इस बिंदु को। कोई परिभाषा नहीं होगी, किसी भी तरह के लंबे चौड़े उदाहरण नहीं होंगे और ना ही किसी भी तरह की भाषा में कलिष्टता होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बिना कलम उठाए बिना पेन उठाए संज्ञा सीख कर रहेंगे। देखिए संज्ञा के 3 भेदों की चर्चा कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सब जानते हैं हम व्यक्तिवाचक एक भेद है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लंबी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आता है जातिवाचक संज्ञा और इसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। देखिए हम आज तक क्रम से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं, उसके बाद में जातिवाचक पढ़ते हैं, उसके बाद में भाववाचक पढ़ते हैं। हम प्रतियोगी परीक्षा में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले व्यक्तिवाचक नहीं पढ़ेंगे, पहले भाववाचक पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, अपना क्रम उल्टा रहेगा यदि क्वेश्चन सही करना है तो। अपने कल की जो टेलीग्राम की क्विज होगी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, आप देखना। तो सबसे पहले आप भाववाचक संज्ञा से आइए, उल्टा चलिए, है ना। हिंदी साहित्य में बड़ा मार्मिक पंक्तियां लिखी गई है कि लीक लीक गाड़ी चले लीके ही चले कपूत, ये 3 उल्टे चले सिंह सूर और सपूत, है ना। गाड़ी होती है वो लीक लीक चलती है, लीक लीक गाड़ी चले लीके ही चले कपूत, और कपूत होता है वो भी लीक लीक चलता है, अर्थात परंपराओं से चलता है। ये 3 उल्टे चले शायर सिंह सपूत, एक तो शायर सिंह और सपूत, ये तीनों हमेशा उल्टे चलते हैं, तो हम भी सपूतों में हैं, जरूर उल्टे चलेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं भाववाचक संज्ञा को। देखिए किसी भी तरह की परिभाषा में मत उलझना, सीधा ध्यान रखें। कोई भी उदाहरण आपको दिया गया है, अब यहाँ से फैक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं। कोई भी उदाहरण आपको दिया गया है और वो उदाहरण आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझा हमने। अगर दिए गए उदाहरण को हम देख नहीं सकते, दिए गए उदाहरण को हम छू नहीं सकते, दिए गए उदाहरण को हम सूंघ नहीं सकते, अर्थात भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य, अस्पृश्य और अनुभवजन्य होती है। ध्यान दें, मैं 3 ही नाम लिखूंगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं की परिभाषाओं में। पहली आपका बिंदु रहेगा भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है, अदृश्य होती है, कभी भी हम देख नहीं सकते। नंबर 2, दूसरा इसका फैक्ट लिखेंगे आप, भाववाचक संज्ञाएं होती है वो अस्पृश्य होती है। तीसरी चीज ध्यान रखें, भाववाचक जो संज्ञाएं होती है वो अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्य का मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा तीनों विकल्प में दिए हो और आपको तीनों में से एक चुनना हो, तो आप बेशक उसी उदाहरण को लीजिए जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया सुंदरता। सुंदरता को तो देख लिया कि ये सुंदरता है, लेकिन छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है, सॉरी ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो पद होते हैं जहाँ हम अदृश्य होते हैं, विचार कभी देख सकते हैं कि हाँ ये विचार रहा, छू सकते हैं ये विचार रहा, नहीं छू सकते। तो अच्छा, अच्छाई, बुराई, भलाई, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आएगा, ध्यान रखना है। आप फैक्ट बाय फैक्ट चलते रहना। ध्यान रखें, संज्ञा किसे कहते हैं, इस चराचर में जितने भी नाम हैं सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के 3 भेद, सबसे पहले भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा की खासियत क्या होती है, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, अस्पृश्य होती है और अनुभवजन्य होती है। इसके बाद में आप सीधे आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। देखिए ये भी ऐसी फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, कभी भी परिभाषा में उलझने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसमें ध्यान रखें। जो मैं सावधानी बरतने की बात कर रहा हूँ वो सावधानी रखें आप। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा फैक्ट है, ऐसा ट्रिक आप जीवन में भूले नहीं भूलोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहचानने का एक ऐसा अचूक बाण है। देखिए कैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की एक बहुत बड़ी खासियत होती है साथियों, आपने कभी नोट की होगी और नहीं की है तो अपनी किताब खोल के अब करना, जरूर आपको ये महसूस होगा कि हाँ हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी भी, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी भी बहुवचन नहीं बनती है। ये शर्तिया इलाज है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं बनेगी। मैंने यहाँ नाम लिख दिया आगरा, बहुवचन बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। मैंने यहाँ नाम लिख दिया सुरेश, अब चाहे सुरेश नाम के 10 लड़के क्यों ना हो, बहुवचन नहीं बनेंगे। सुरेश नहीं होगा, आगरा का आगरो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया
रविवार बना दो बहुवचन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैंने नाम लिख दिया राजस्थान पत्रिका, ये लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया दैनिक भास्कर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 अगस्त, या सिर्फ महीने का नाम लिख दिया अगस्त। अगस्त का अगस्त तो बना दो, नहीं बनेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बहुत बड़ी खासियत होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी भी बहुवचन नहीं बनती है। और अगर, अब यहाँ से असली बात शुरू होती है, अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना भी दिया, अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना भी दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक में चली जाती है। ध्यान देखें, एक नाम है जयचंद, एक नाम है